ओए नवाल, तू शादी की रात क्या करेगी? लड़के चीर फाड़ देते हैं और तू है भी इतनी नाजुक सी। अब राज भाई तो तुझे चलने के काबिल भी नहीं छोड़ेंगे। उसकी तीनों दोस्तें हंसते उसके नाजुक होने का मजाक उड़ा रही थी। शादी की रात वो अंदर से दरवाजा बंद कर चुकी थी ताकि अब राज उधर ना आ सके। नवाल, दरवाजा खोलो, मैं कुछ नहीं करूंगा। वो काफी देर दरवाजा बजाता रहा, लेकिन जब दरवाजा ना खुला, खिड़की बुलांग कर वो अंदर आया और जैसे ही अंदर कूदा, सामने नवाल कपड़े बदल रही थी। अब राज को देखती हुए अपनी खुली धड़कनें दोनों हाथों से ढक गई थी। अपने सामने इतना हसीन नज़ारा देख पागल सा हुआ था और से मखमूर निगाहों से देखता उसकी तरफ पड़ा था। जाना, अगर प्यार से दरवाज़ा खोल देती तो शायद कुछ ना करता, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा। उसके दोनों हाथ उसकी धड़कनों से हटाता अपने लबों को। नवाल, खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो, मैं कह रहा हूँ ना, मैं कुछ नहीं करूँगा। सिर्फ बात करनी है तुमसे, प्लीज़ नवाल। ये अबराज की आवाज़ थी जो बंद दरवाजे के उस पार से मुसलसल आ रही थी। उसकी आवाज़ में बेचैनी थी, एक तड़प थी और साथ ही साथ हल्का सा गुस्सा भी, जो उसकी मर्दाना अना को ठेस पहुंचने की वजह से पैदा हो रहा था। कमरे के अंदर नवाल दरवाजे से टेक लगाए खड़ी थी। उसका दिल किसी परिंदे की तरह फड़फड़ा रहा था। बाहर मौसलाधार बारिश हो रही थी और बादलों की गर्ज ने माहौल को मजीद डरावना बना दिया था। ये उनकी शादी की पहली रात, वो रात जिसके बारे में उसने न जाने कितनी कहानियां सुन रखी थी, कितने वसवसे उसके दिल में थे। खौफ और हया का एक ऐसा इंतजार था जिसने उसे ये कदम उठाने पर मजबूर किया था। उसे अंदर आते ही कुंडी चढ़ा दी थी। नवाल, ये बचपना मत करो, सब घर वाले सो चुके हैं। अगर किसी ने मेरी आवाज़ सुन ली तो क्या सोचेंगे? अब राज ने अब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देते हुए कहा। इस बार उसके लहजे में नरमी थी, जैसे वो किसी डरे हुए बच्चे को बहला रहा हो। नवाल ने अपने भारी अरूसी जोड़े को मुट्ठियों में भींच लिया। कमरे में गुलाब और मोती की महक रची बसी थी, जो उसके आसाब पर मजीद बोझ डाल रही थी। शीशे के लैंप्स की मध्यम सुनहरी रोशनी में वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसका सुर्ख और सुनहरा काम वाला जोड़ा, हाथों में भरी चूड़ियां और माथे पर सजा झूमर, सब कुछ बेमिसाल था। लेकिन उस वक्त वो सिर्फ अपनी इज्जत और अपनी ज़ात को उस मर्द से बचाना चाहती थी जो अब उसका शौहर था। मैं नहीं खोलूंगी, आप जाएं यहाँ से, नवाल ने बमुश्किल अपनी कपकपाती आवाज़ में कहा। बाहर अबनाज ने गहरा सांस लिया। उसने अपनी शेरवानी का कॉलर ढीला किया और पिछले आधे घंटे से उसे मना रहा था। उसे मालूम था कि नवाल शर्मीली है, लेकिन इतनी खौफजदा होगी उसने नहीं सोचा था। देखो नवाल, मैं कसम खाता हूँ, मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मैं वहीं सोफे पर सो जाऊंगा, तुम बेड पर सो जाना, बस दरवाज़ा खोल दो। इब्राज ने आखिरी कोशिश की, लेकिन अंदर से कोई जवाब ना आया, सिर्फ खामोशी थी। इब्राज ने माथे पर आई लट को पीछे किया और बेबसी से उधर दे देखा। वो अपनी ही बीवी के कमरे के बाहर चोरों की तरह खड़ा था। तभी उसकी नज़र साथ वाली बालकनी पर पड़ी। बाहर तूफानी बारिश हो रही थी, लेकिन उसके दिमाग में एक जुनून सवार हो चुका था। अगर वो दरवाज़ा नहीं खोलेगी तो दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। ठीक है नवाल, मत खोलो, लेकिन मैं अंदर तो आकर रहूँगा। उसे सरगोशी की और राहदारी की खिड़की से बाहर टेरेस पर निकल गया। बारिश की ठंडी बूंदों ने फौरन से उसे भिगो दिया। उसकी महंगी शेरवानी भीग गई, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वो एहतियात से चलता नवाल के कमरे की बड़ी खिड़की की तरफ बढ़ा। बारिश की वजह से पाँव फिसल रहे थे, लेकिन इब्राज की नजरें सिर्फ उस खिड़की पर जमी थी जिसका पर्दा सरा सा हटा हुआ था। अंदर नवाल को लगा शायद इब्राज हार मानकर चला गया है। बाहर खामोशी छा गई थी। उसे सुकून का एक गहरा सांस लिया। उसका जिस्म भारी जेवरात के बोझ से दुख रहा था। उसने सोचा कि अब जब वो चला गया है तो कम से कम ये भारी भरकम जेवरात उतार ले। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो गई। कांपते हाथों से उसने अपना भारी दुपट्टा उतारकर बेड पर रखा। फिर वो गर्दन में पड़ा बाहर भारी हार खोलने लगी। उसकी कमीज की डोरी पीछे से खुली हुई थी, जिससे उसकी कमर की धोदिया जिल्द लैंप्स की रोशनी में चमक रही थी। वो बेखबरी में अपने जेवरात उतारने और कपड़े ढीले करने में मगन थी। दूसरी तरफ अबराज खिड़की के पास पहुंच चुका था। शीशे की खिड़की लॉक नहीं थी, शायद नवाल उसे बंद करना भूल गई थी। अबराज ने धड़कते दिल के साथ खिड़की को आहिस्ता से सरकाया। बारिश के शोर में खिड़की खुलने की आवाज़ दब गई। वो जैसे खिड़की फलांग कर अंदर कूदा, सामने का मंजर देखकर उसके कदम वहीं के वहीं जम गए। सामने नवाल खड़ी थी। उसका रुख आईने की तरफ था, लेकिन अक्स में अबराज नजर नहीं आ रहा था क्योंकि वो साइड पर था। नवाल अपनी कमीज के बाजू अलग कर रही थी और कपड़े बदल रही थी। उसके बाल खुले हुए थे और कमर पर बिखरे हुए थे, जबकि कंधों से कमीज ढलक रही थी। अबराज के हलक से एक बेख्तियार आह निकली। इस आवाज पर नवाल चौंकी। उसे घूम कर देखा और उसके चेहरे का रंग फक हो गया। सामने अबराज खड़ा था, बारिश में भीगा हुआ, बालों से पानी टपक रहा था। आंखों में एक अजीब सी वहशत और दीवानगी थी। वो किसी शिकारी की तरह उसे देख रहा था। आप? नवाल के मुंह से बमुश्किल निकला और बौखला गई थी। उसके जिस्म पर कपड़े बेतरतीब थे। दुपट्टा बेड पर पड़ा था और वो उसके सामने तकरीबन बेपर्दा थी।
शर्म और हया के मारे उसका बुरा हाल हो गया था। उसने जल्दी से अपने दोनों हाथ अपने सीने पर बांधे, जैसे वो अपनी खुली धड़कनें अपने हाथों से ढक रही हो। उसकी सांसें बेतरतीब हो गई और वो दीवार के साथ लग गई। इब्राज उसे देख रहा था और बस देखता ही जा रहा था। वो इस वक्त किसी ख्वाब की ताबीर लग रही थी। बारिश का पानी इब्राज के चेहरे से टपक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। नवाल की नजरें झुकी हुई थी और वो कांप रही थी। प्लीज अबराज, मत आए आगे, बाहर जाए प्लीज। लेकिन अबराज अब कहाँ सुनने वाला था। वो अपने सामने इतना हसीन नज़ारा देखकर पागल सा हो गया था। वो इसे मखमूर निगाहों से देखता उसकी तरफ बढ़ा। उसके कदमों की आहट क्लीन में जज़ब हो रही थी, लेकिन उसकी मौजूदगी नवाल के हवास पर छा रही थी। वो चलता हुआ बिल्कुल उसके करीब आ गया। मैंने कहा था ना नवाल, दरवाज़ा खोल दो। अबराज की आवाज़ अब भारी और मदम थी, जैसे वो किसी नशे में हो। नवाल ने सर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में खौफ नहीं था, बल्कि एक अजीब सी कशिश थी जिसने नवाल को जकड़ लिया था। अबराज ने अपना हाथ बढ़ाया और नवाल के चेहरे के करीब दीवार पर रख दिया। उसने नवाल को अपने हिसार में ले लिया। जाना, अगर प्यार से दरवाज़ा खोल देती तो शायद कुछ ना करता। अपनी बात का पक्का था। अबराज ने झुककर उसके कान के पास सरगोशी की। उसकी गर्म सांसें नवाल की गर्दन को छू रही थी, जिससे उसके बदन में सनसनी दौड़ गई थी। नवाल ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा कि अबराज को भी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। उसके हाथ अब भी सीने पर बंधे थे, अपनी हिफाजत के लिए। अबराज ने इसकी बंद आंखों और कपकपाते होंठों को देखा। उसके अंदर का तूफान बाहर की बारिश से ज़्यादा तेज था। लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा, अबराज ने फैसलाकुन अंदाज में कहा। उसने नरमी से नवाल की कलाइयों को थामा। नवाल ने हल्की से मजामत की, लेकिन अबराज की गिरफ्त अटल थी। अबराज की निगाहें नवाल के चेहरे के एक एक नक्श को चूम रही थी। उसकी भीगी हुई कमीज से पानी का एक कतरा टपक कर नवाल के बाजू पर गिरा, जिससे वो काम सी गई थी। इब्राज ने अपना चेहरा मजीद करीब किया। तुम्हें अंदाजा है तुम इस वक्त कैसी लग रही हो? अबराज ने मध्यम लहजे में कहा, जैसे चांद बादलों से निकल आया हो। मेरा दिल कर रहा है कि वक्त यहीं थम जाए। नवाल की आंखें अभी भी बंद थी, लेकिन उसके गालों पर हया की सुर्खी फैल चुकी थी। वो अबराज की कुर्बत से पिघल रही थी। वो खौफ जो कुछ देर पहले तक था, अब एक मीठे से जज्बे में बदल रहा था। अबराज ने अपना एक हाथ उसकी कमर के गिर्द लपेट लिया था और उसे अपने साथ लगा लिया था। नवाल के गीले बालों को की खुशबू और बारिश की महक ने अबराज को दीवाना कर दिया था। मुझे देखो नवाल, उसने हुक्म दिया। नवाल ने धीरे से पलकें उठाई। उसकी स्याह आंखों में काजल फैला हुआ था, जो इसे मजीद पुरस्कार बना रहा था। इब्राज की आंखों में से अपनी तस्वीर नजर आई। वहाँ हवस नहीं थी, बल्कि बेपनाह मोहब्बत थी और मलकियत का एहसास था। मैंने बहुत इंतजार किया इस पल का, इब्राज ने नरमी से कहा और अपना चेहरा झुकाकर उसके माथे पर एक पुरसुकून बोसा दिया था। ये लम्स इतना पकीज़ा और नरम था कि नवाल का सारा डर खत्म हो गया। उसे महसूस हुआ कि वो महफूज हाथों में है। इब्राज ने सर उठाया और उसकी आंखों में देखा। फिर उसकी नजरें नवाल के गुलाबी होंठों पर जम गई। इब्राज का दूसरा हाथ नवाल के रुखसार को छूने लगा। उसका अंगूठा नरमी से नवाल के होंठों को सहला रहा था। अब कोई दरवाज़ा, कोई दीवार हमारे दरमियान नहीं है। इब्राज ने सरगोशी की थी। वो मजीद झुका और नवाल ने खुद स्पुर्दगी के अंदाज में अपनी आंखें दोबारा बंद कर ली। बाहर बादल जोर से गरजा, लेकिन कमरे के अंदर दो धड़कनें एक हो रही थी। इब्राज की शिद्दत में एक दावा था, एक मान था कि अब वो उसकी है। वो शर्म से दोहरी हुई जा रही थी और अपना चेहरा इब्राज के भीगे हुए सीने में छुपा लिया था। इब्राज ने मुस्कुराते उसे अपनी बाहों में भेज लिया। पागल लड़की, मुझसे डर रही थी? मैं तुम्हारा इब्राज हूँ, तुम्हारा मुहाफिज। नवाल ने उसके सीने पर मुक्का मारा। आपने तो डरा दिया था मुझे, और ये क्या तरीका है खिड़की से आने का, चोरों की तरह? इब्राज हंस पड़ा। उसकी हंसी की गूंज कमरे में फैल गई। इश्क में इंसान क्या कुछ नहीं करता मोहतरमा, और जब महबूबा दरवाज़ा ना खुले तो महबूब को चोर बनना ही पड़ता है। उसने नवाल की ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। चलो अब जाओ और कपड़े बदलो, वरना मेरी वजह से तुम भी भीग जाओगी। इब्राज ने उसे छोड़ा और खुद ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन फिर रुक गया। मुड़कर देखा तो नवाल अभी भी वहीं खड़ी उसे देख रही थी। और हाँ, इब्राज ने शरारत से आंख मारी, आइंदा दरवाज़ा कभी लॉक मत करना, वरना अगली बार खिड़की नहीं तोड़ूंगा, सीधा दरवाज़ा तोड़ कर आऊंगा। नवाल मुस्कुरा दी, एक भरपूर मुतमईन मुस्कुराहट। उसने इस बात में सर हिलाया और कपड़े बदलने के लिए मुड़ गई। बाहर बारिश थम रही थी, लेकिन उनकी मोहब्बत की बरसात तो अभी शुरू हुई थी।
6 مہینے پہلے ابراج صاحب اور دانش صاحب صرف کاروباری شراکت داری نہیں تھے بلکہ بچپن کے جگری یار بھی تھے۔ ان کی دوستی ایسی تھی کہ لوگ مثالیں دیتے تھے۔ دونوں خاندانوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بالکل ایک گھر جیسا تھا۔ اسی آنا جانے کے دوران ابراج نے نوال کو دیکھا تھا۔ نوال جو بھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ ہی رہی تھی، معصومیت اور خوبصورتی کا ایک شاہکار تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں، شرمیلی مسکراہٹ اور سادہ انداز کسی کا بھی دل موہ لینے کے لیے کافی تھا۔ ابراج جو خود ایک سلجھا ہوا تعلیم یافتہ اور وجیہ نوجوان تھا، نوال کی اسی سادگی پر دل ہار بیٹھا۔ اس نے بنا دیر کیے اپنے والدین سے اپنی دل کی بات کہہ دی۔ دانش صاحب تو شاید اسی دن کے منتظر تھے جب وہ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر اپنے دوست ابرار کے گھر پہنچے تو انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ یار ابرار، میں تیرے پاس اپنے بیٹے کے لیے نہیں بلکہ اپنی بیٹی کے لیے آیا۔ ابراج چاہتا ہے کہ نوال ہمارے گھر کی رونق بنے، دانش صاحب نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ ابراج صاحب کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی تھی۔ دانش، اس سے بہتر میرے لیے اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ میری بیٹی تیرے گھر جائے، اور مجھے ابراج پر اپنی جان سے بھی زیادہ بھروسہ ہے۔ یوں بات پکی ہو گئی اور چٹ منگنی بھی کر دی گئی۔ نوال کے لیے سب کچھ کسی خواب جیسا تھا۔ اسے ابراج پسند تھا۔ وہ جب بھی فیملی فنکشنز میں اسے دیکھتا تو نظریں جھکا لیتا۔ یہ عزت اور احترام ہی تو تھا جس نے نوال کے دل میں اس کے لیے جگہ بنائی تھی۔ منگنی کی تقریب بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ انگوٹھی پہناتے وقت جب ابراج نے نوال کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک ایسا وعدہ تھا جس نے نوال کو سرشار کر دیا۔ وہ بہت خوش تھی، اتنی خوش کہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ زمین پر نہیں ہواؤں میں اڑ رہی ہے۔ سورج کی کرنیں کالج کے سبزہ زار پر بکھری ہوئی تھی۔ نوال آج معمول سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک الگ ہی نکھار تھا، ہاتھوں میں مہندی کا گہرا رنگ اور انگلی پر چمکتی ہوئی ہیرے کی انگوٹھی اس کی نئی شناخت کا اسے پتہ دے رہی تھی۔ وہ جیسے کینٹین کے ایریا میں پہنچی، اس کی تینوں گہری سہیلیاں سائمہ، ندا اور فریحہ اسے گھیر کر بیٹھ گئی۔ اوہ مائی گاڈ نوال، تم تو آج بالکل بدلی ہوئی لگ رہی ہو، سائمہ نے شرارت سے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی دیکھنے لگی۔ واہ، ابراج بھائی کی چوائس تو بہت زبردست ہے۔ نوال نے شرماتے ہوئے اپنا ہاتھ چھوڑایا۔ بس کرو یار، اتنا تنگ مت کرو۔ تنگ کیوں نہ کروں؟ آخر ہماری دوست کی منگنی ہے اور وہ بھی اتنے ہینسم لڑکے سے۔ ندا نے کہکا لگایا۔ چلو جلدی سے وہ البم دکھاؤ جو تم لائی ہو، ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ کل رات فنکشن کیسا رہا۔ نوال نے اپنی بیگ سے منگنی کی تصویروں کا ڈیجیٹل البم نکالا اور میز پر رکھ دیا۔ تینوں لڑکیاں سر جوڑ کر بیٹھ گئی۔ تصویریں اسکرین پر چل رہی تھی۔ ابراج کی شیروانی، نوال کا لہنگا، دونوں کا ساتھ کھڑے ہونا، ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنانا۔ یہ تصویر بھی سہیلیوں کی طرف سے تعریفی کلمات کی بوچھار ہو رہی تھی۔ یار نوال، سچ میں تم دونوں کی جوڑی کمال ہے۔ ابراج صاحب بھائی تمہیں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہائے، میں تو صدقے جاؤں۔ فریہ نے ایک تصویر پر زوم کرتے ہوئے کہا جس پر ابراج مسکرا کر نوال کو دکھ رہا تھا۔ نوال کا دل خوشی سے دھڑک رہا تھا، اسے اپنی قسمت پر ناز ہو رہا تھا۔ ماحول بہت خوشگوار تھا، ہنسی مذاق چل رہا تھا، لیکن پھر گفتگو کا رخ ایک ایسے موڑ کی طرف مڑ گیا جس نے نوال کی سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ فریحہ جو گروپ میں سب سے زیادہ منہ پھٹ اور بولڈ سمجھی جاتی تھی، اس نے اچانک البم بند کر دیا اور نوال کو غور سے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی اور سرپرسرار مسکراہٹ تھی۔ ویسے نوال، خوش تو تم بہت ہو، لیکن کیا تمہیں پتہ بھی ہے کہ شادی کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ فریحہ نے معنی کے لہجے میں کہا۔ نوال جو ابھی تک تصویروں کے سحر میں تھی چونکی۔ مطلب کیا کہہ رہی ہو تم؟ شادی کا مطلب ہے ساتھ رہنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، اور کیا؟ فریحہ نے ایک طنزیہ ہنسی۔ ندا اور سائمہ بھی اب سنجیدہ ہو گئی تھی۔ بھولی لڑکی، یہ سب کتابی باتیں۔ فریحہ نے کرسی آگے سرکائی اور نوال کے قریب ہو گئی۔ مرد وہ نہیں ہوتے جو منگنی والے دن نظر آتے ہیں، یہ جو شیروانی پہن کر تمیز سے مسکرا رہے ہیں نا، یہ سب شادی کی پہلی رات ختم ہو جاتا ہے۔ نوال کے ماتھے پر شکن آ گئی۔ تم کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ ابراج ایسے نہیں ہے، وہ بہت شریف ہے، پاپا کے دوست کے بیٹے ہیں۔ ارے میری جان، شرافت کا تعلق اس چیز سے نہیں ہوتا۔ فریحہ نے اسے ٹوکا۔ مرد کی فطرت ایک جیسی ہوتی ہے، تم ابھی بچی ہو، تمہیں نہیں پتا کہ شادی کی پہلی رات بند کمرے میں کیا ہوتا ہے۔ نوال کا دل گھبرانے لگا۔ کیا ہوتا ہے؟ اسے دبی آواز میں پوچھا۔ فریحہ نے ادھر ادھر دیکھا جیسے کوئی راز بتانے لگی۔ دیکھو نوال، ہم تمہاری دوست ہیں، اس لیے تمہیں خبردار کر رہی ہیں۔ شادی کی رات مرد ایک درندے کی طرح ہوتا ہے، اسے صرف اپنی تسکین سے غرض ہوتی ہے، چاہے سامنے والی لڑکی تکلیف سے مری کیوں نہ رہی ہے۔ نوال کا رنگ زرد پڑنے لگا۔ نہیں فریحہ، تم ڈر رہی ہو، مجھے ایسا نہیں ہوتا ہوگا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔
प्रिया ने अपनी बात में मजीद वजन डाला. मेरी कज़न की शादी हुई थी पिछली माह. वो बता रही थी कि वो रात किसी क़यामत से कम नहीं होती. मर्द औरत को इस तरह बेचते हैं, इस तरह नोचते हैं कि अगली सुबह लड़की के जिस्म पर नील पड़ जाते हैं. वो रहम नहीं खाते नवाल. निदा जो अब तक खामोश थी उसने भी लुकमा दिया. हाँ नवाल, मैंने भी सुना है. कहते हैं कि दर्द इतना होता है कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है, और अगर लड़की रोए या मना करे तो वो और ज़्यादा गुस्सा में आ जाते हैं. अपनी ताकत दिखाते हैं जैसे कोई जानवर अपने शिकार को दबोचता है. नवाल के खानों में साएं साएं होने लगी. अब राज की वही तस्वीर देख रही थी जो स्क्रीन पर खुली थी, लेकिन अब राज की मुस्कुराहट उसे मोहब्बत भरी नहीं बल्कि वहशतनाक अब लगने लगी थी. लेकिन लेकिन अबराज तो मुझसे प्यार करते हैं ना, वो मुझे तकलीफ क्यों देंगे? नवाल की आवाज़ में रोने वाली सी कैफियत थी. प्रिया ने उसके हाथ पर हाथ रखा. प्यार अपनी जगह नवाल, लेकिन मर्दाना हवस अपनी जगह. जब दरवाज़ा बंद होता है तो प्यार पीछे रह जाता है. तुम्हें पता है, कुछ लड़कियां तो शादी की पहली रात के बाद कई दिन तक बिस्तर से उठ नहीं पाती, चल फिर नहीं सकती. उनकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे किसी ने चीर फाड़ कर दिया हो. चीर फाड़? नवाल के मुंह से खौफजदा सरगोशी निकली. हाँ बिल्कुल. प्रिया ने बेरहमी से बात जारी रखा. तुम्हारा ये नाजुक सा वजूद भला ये सब बर्दाश्त कर पाएगा? तुम तो फूल जैसी हो. इब्राज भाई का कद काट देखो, उनकी मजबूती देखो. वो तो तुम्हें मसल कर रख देंगे. तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी चीखें सुनकर रुक जाएंगे? बिल्कुल नहीं. मर्द को उस वक्त कुछ सुनाई नहीं देता, वो बस अपनी मर्जी चलाता है. नवाल का सांस सीने से अटकने लगा. उसके ज़हन में खौफनाक खाके बनने लगे. वो जो शादी को फूलों की सेज समझ रही थी, उसे अचानक कांटों का बिस्तर लगने लगा. उसकी मासूमियत और कम उम्री की वजह से वो ये समझ ही नहीं पाई कि बातें मोबाइल खराई पर मुबनी है या महज उसे डराने के लिए. उसके नज़दीक उसकी दोस्तें तजर्बाकार थी और सच कह रही थी. साइमा ने शायद नवाल के पीले पड़ते चेहरे को देख लिया था. यार फरिया, बस करो, क्यों डरवा रही हो बच्ची को? देखो उसका रंग कैसा हो गया. मैं डरा रही नहीं रही साइमा, उसे हकीकत बता रही हूँ ताकि ये जहनी तौर पर तैयार है. फ्रिया ने कंधे झुकाए. कल को जब उसके साथ ये सब होगा तो ये ना कहे कि हमें बताया नहीं था. नवाल, तुम्हें बहुत हिम्मत करनी होगी. तो कोई फिल्मी सीन नहीं होता है जहाँ सब अच्छा अच्छा हो. ये एक तकलीफ अमल है जिसमें लड़की की चीखें कमरे से बाहर नहीं जा पाती. नवाल ने अपनी टेबलेट को तेजी से बंद कर दिया. सबराज के चेहरे से अब डर लग रहा था. उसके दिमाग में फ्रीहा के अल्फाज गूंज रहे थे. चलने फिरने की खबर नहीं छोड़ेंगे, चीर फाड़ कर देंगे, जानवर बन जाते हैं. वो वहां से उठ खड़ी हुई थी. मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं घर जा रही हूँ. अरे बैठो तो सही, चाय तो पी लो. निदा ने आवाज़ दी, लेकिन नवाल के कदम नहीं रुके. वो कॉलेज के गेट की तरफ तकरीबन भागती हुई जा रही थी. उसकी आंखों में आंसू तेजी से बह रहे थे. कुछ देर पहले जो खुशी उसके अंग अंग में भरी थी, अब वो खौफ के काले बादलों में छुप गई थी. घर वापसी के पूरे रास्ते वो गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी कांपती रही. ड्राइवर ने एक दो बार आईने में उसे देखा, लेकिन नवाल अपनी ही दुनिया में थी. उसे हर तरफ राज का वो रूप नजर आ रहा था जो उसकी सहेलियों ने तख्लीक किया था. जब वो घर पहुंची तो उसकी मां लाउंज में बैठी शादी के जोड़ों की लिस्ट बना रही थी. नवाल को देखकर वो मुस्कुराई. आगे मेरी दुल्हन, कैसा रहा दिन? सहेलियों को पसंद आई अंगूठी? नवाल ने बामुश्किल मुस्कुराने की कोशिश की थी, लेकिन उसके होंठ उसके फड़फड़ा कर रह गए थे. जी अम्मी, सबको बहुत पसंद आए. मेरे सर में दर्द है, मैं सोने जा रही हूँ. वो भागकर अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके बेड पर गिर गई. तकिए में मुंह देकर उसे सकने लगी. या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है. मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी. अब राज ऐसा क्यों करेंगे? वो खुद से सवाल कर रही थी. उसकी कम उम्री उसकी दुश्मन बन गई थी. उसे कोई समझाने वाला नहीं था कि अज़वाजी ताल्लुक बाहमी रवाबत और मोहब्बत और नरमी का नाम है. और उसे सिर्फ तशद्दुद और दर्द की कहानी सुनाई गई थी, और वो इसे ही सच समझ कर बैठी हुई थी. अगले चंद दिन नवाल ने खौफ के साए में गुजारे. जब भी अबराज का फ़ोन आता उसके दिल जोर से धड़कने लगा. खुशी से नहीं बल्कि खौफ से. उससे बात करते हुए कितराने लगी. अबराज ने महसूस भी किया कि नवाल कुछ सहमी हुई, लेकिन उसने सोचा कि शायद शादी की घबराहट है. ये लड़कों की फितरी शर्मो हया होती है. उसे नवाल से पूछा भी कि नवाल, तुम ठीक तो हो ना? आवाज़ बहुत उदास लग रही है. नवाल ने कांपती आवाज़ में जवाब दिया था, जी बस थकावट है. वो उसे कैसे बताती कि उससे डर रही है, उस शख्स से खौफजदा है जिसे वो अपना मसीहा समझती थी. शादी की तारीख करीब आती गई और नवाल का खौफ बढ़ता गया. मेहंदी की रात जब सब लोग नाच गा रहे थे, नवाल अपने हाथों पर लगी मेहंदी को देखकर सोच रही थी कि ये रंग खुशी का है या उसकी आने वाली तकलीफ का. उसकी सहेलियों की बातें उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बरस रही थी. निकाह के वक्त जब उसने कबूल है कहा तो उसके लहजे में लर्जिश थी. सबने उसे हया समझा, लेकिन वो अंदर से कांप रही थी. और फिर वो लम्हा आ गया, रुखसती के बाद, जब सब
जब उसे इब्राज के कमरे में लाया गया तो उसका दिल खौफ से बंद हो रहा था। जैसे ही वो कमरे में तन्हा हुई तो उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी। उसके दिमाग में फरीहा की आवाज़ गूंजी, वो दरवाज़ा बंद करके जानवर बन जाते हैं, तुम्हें नोच खाएंगे। एक जुनूनी खौफ ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। इससे पहले कि इब्राज कमरे में आता, नवाल ने छलांग लगाकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने जल्दी से कुंडी चढ़ा दी। मैं इन्हें अंदर ही नहीं आने दूंगी, मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं मर जाऊंगी। वो दरवाजे से टेक लगाकर बुड़बुड़ाने लगी। यही वो खौफ था, वो गलत फहमी थी जो उसकी ना पुख्ता जहनियत में जहर की तरह खोल दी गई थी, जिसने उसे शादी की पहली रात अपने शौहर के लिए दरवाज़ा बंद करने पर मजबूर कर दिया था। इब्राज से वो नफरत नहीं करती थी, वो बस उस दरिंदे से बचना चाहती थी जिसका खाका उसकी सहेलियों ने खींचा था। सूरज की सुनहरी किरणें खिड़की के रास्ते कमरे में दाखिल हो रही थी। बारिश थम चुकी थी और बाहर धुली धुली फिजा में परिंदे चहचहा रहे थे। नवाल ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठे थे। वो शॉवर निकली थी और उसके लंबे गीले बाल उसकी कमर पर बिखरे हुए थे। वो आहिस्ता आहिस्ता कंघी फेर रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और ताजगी थी जो कल रात की वहशत से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उसने हल्के गुलाबी रंग का सादा सा सूट पहन रखा था जिसमें वो सुबह के फूल की तरह लग रही थी। इब्राज जो बेड पर नींद दराज था और अपने आईपैड पर कुछ चेक कर रहा था, उसे आईने के अक्स में देखकर मुस्कुरा दिया। उठा और दबे पांव उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। निवाल ने आईने में इब्राज को अपने पीछे देखा तो उसके गालों पर हया की सुर्खी दौड़ गई। इब्राज ने नरमी से उसके हाथ से कंघी ले ली। लाओ, मैं मदद कर देता हूँ। इब्राज की आवाज़ में सुबह की सी ताजगी थी। आहिस्ता आहिस्ता उसके बालों को सुलझाने लगा। नवाल खामोश बैठी उसके लम्स को महसूस कर रही थी। कुछ देर की खामोशी के बाद इब्राज ने थोड़ा सा झुककर आईने में उसकी आंखों में झांका। वैसे बेगम, इब्राज एक बात तो बता, ये रात को किला बंद करने का ख्याल किसका था? इब्राज ने शरारत से ब्रूज खाया, मतलब दरवाज़ा ऐसे लॉक किया था जैसे बाहर शोर में कोई मंगोल हमलावर हो गए हो। नवाल सीम के, वो जानती थी ये सवाल तो आएगा। उसने नजरें झुका ली। तो बस ऐसे ही, नवाल ने टालना चाहा। ऐसे ही नहीं हो सकता, मैंने तुम्हारी आंखों में खौफ देखा था नवाल, इतना डर, और वो भी मुझसे। इब्राज ने उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ घुमाया। मुझे सच सच बताओ क्या बात है? नवाल ने लब खींचे, फिर धीरे धीरे बोलने लगी। वो कॉलेज में मेरी दोस्तों ने, फ्रिया और निदा ने कहा था कि इब्राज ने इस्तफार किया था। उन्होंने कहा था कि शादी की पहली रात मर्द दरिंदे बन जाते हैं। नवाल ने बामुश्किल ये अल्फाज अदा किए, अपनी तेजी से बोलने लगी जैसे बोझ उतार रही हो। उन्होंने कहा था कि मर्द बहुत जालिम होते हैं, वो चीर फाड़ कर देते हैं, वो रहम नहीं करते, लड़की को मारते हैं। इसलिए मैं डर गई थी कि आप भी। इब्राज कुछ लम्हे से हैरत से देखता रहा और उसकी हलक से एक जोरदार कहका निकला। वो इतना हंसा कि उसकी आंखों में पानी आ गया। नवाल ने मुंह बसोड़ा। आप हंस रहे? मैं तट्टू डर के मारे मरने वाली हो गई थी। इब्राज ने अपनी हंसी रोकते हुए बामुश्किल कहा, तो मोहतरमा, आपने अपनी उन अजीम दानिश्वर सहेलियों की बातों में आकर अपनी इस मासूम शोर को गर्दजीला समझ लिया क्या? वो घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया, उसके दोनों हाथ थाम लिए। अब वो संजीदा था। नवाल, देखो मेरी तरफ, क्या मैं तुम्हें दरिंदा लगता हूँ? नवाल ने नफी में सर लाया। नहीं, अब नहीं लगते, पगली लड़की। अबराज ने उसकी नाक खींची। सुनो, दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन मैं अबराज हूँ और तुम मेरी नवाल हो। मैं तुम्हें कांटा चुभने पर भी तरफ जाऊंगा। तुम्हारी तकलीफ देने का तुम्हें सोच भी नहीं सकता। ये जो सहेलियों की फजूल बातें होती है ना, ये सिर्फ डराने के लिए होती हैं। हमारा रिश्ता मोहब्बत और एहतराम का है, जंग का नहीं। उसने नवाल के हाथों को चूमा। वादा रहा, जब तक तुम नहीं चाहोगी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हवा का झोंका भी तुम्हें नहीं छुएगा। अब वो सारी बातें भूल जाओ, सिर्फ वो याद रखो जो रात को हुआ था। वो बारिश, वो खिड़की और हम। नवाल का चेहरा तिमतिमा उठा। वो सब याद करके उसे शर्म आ रही थी, लेकिन साथ ही दिल में लड्डू भी फूट रहे थे। आई एम सॉरी इब्राज, उसने धीरे से कहा। सॉरी नहीं, बस एक जुर्माना लगेगा। इब्राज ने शरारत से कहा। क्या? एक कप चाय, वो भी तुम्हारे हाथ की? अभी वो ये बात कर ही रहे थे कि दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। भाई भाभी उठ जाएं, भाभी के घर से नाश्ता है। बाहर से इब्राज की छोटी बहन जोया की चहकती हुई आवाज आई। इब्राज ने मुस्कुराकर नवाल को देखा। लो भाई, सास साहिबा ने बचा लिया तुम्हें चाय बनाने से। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा होगा। लाउंज में मेज लवाजमात से बड़ी हुई थी।
حلوہ پوری، چنے، نہاری، پراٹھے، انڈے، بیکری کا سامان، چائے اور لسی کے جگ۔ نوال کے گھر سے اس کا چھوٹا بھائی اور کزن ناشتہ لے کر آئے تھے۔ ابراج سفید کرتا شلوار پہنے، کندھے پر شال اوڑے انتہائی وجیہ لگ رہا تھا۔ وہ کمرے سے نکلا اور سیدھا نوال کے بھائیوں کی طرف پڑا۔ ارے عریض میاں، یہ کیا تکلف کیا ہے؟ ابراج نے عریض کو گرم جوشی سے گلے لگایا۔ یار تم لوگ تو پورا ہوٹل اٹھا لائے ہو، بیٹھو بیٹھو۔ وہ اتنے خلوص اور اپنائیت سے سب سے ملا کہ نوال جو پیچھے کھڑی دیکھ رہی تھی اس کا دل فخر سے بھر گیا۔ ناشتے کی میز پر ابراج کی خوشی اخلاقی عروج پر تھی۔ امی جان، ابراج نے اپنی ساس کی تعریف کرتے ہوئے کہا، یہ حلوہ تو کمال کا ہے۔ نوال، مجھے لگتا ہے کہ تمہارے گھر کے کھانے میں مجھے موٹا کر دیں گے۔ ابراج کی امی بھی مسکراتی تھی۔ ہاں ہاں کھاؤ بیٹا، نئی نویلی دلہن کا گھر ہے، برکت ہی برکت ہے۔ ابراج نے ایک نوالا نوال کی پلیٹ میں رکھا۔ تم بھی کھاؤ۔ رات بھر وہ رکا اور آنکھ ماری۔ بارش کی وجہ سے ڈری ہوئی تھی نا، تو کمزوری ہو گئی ہوگی۔ نوال نے میز کے نیچے سے اسے پاؤں مارا تھا اور سب لوگ ہنس پڑے۔ ماحول اتنا خوشگوار تھا کہ نوال کو لگا کہ وہ دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکی ہے۔ ابراج نہ صرف ایک بہترین شوہر تھا بلکہ ایک بہترین داماد بھی ثابت ہو رہا تھا۔ ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ فانوس کی روشنیاں مہنگے قالینوں اور پھولوں کی سجاوٹ کو مزید نکھار رہی تھی۔ ولیمے کا فنکشن اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری تھا۔ اسٹیج پر نوال اور ابراج کے بیٹھے تھے اور نوال نے سلور گرے رنگ کی انتہائی نفیس مہنگی میکسی پہن رکھی تھی جس پر ڈائمنڈ کٹ ورک تھا۔ اس کے بال خوبصورتی سے سیٹ کیے کہ وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ابراج سیاہ 3 پیس سوٹ میں اس کے ساتھ بیٹھا ہر آنے والے سے مسکرا کر مل رہا تھا، لیکن اس کی نظریں بار بار نوال پر ٹک جاتی۔ تھک تو نہیں گئی تم؟ ابراج نے سرگوشی کی۔ تھوڑی سی، نوال نے مسکرا کر جواب دیا۔ بس تھوڑی دور اور پھر ہم گھر چلیں گے، اس نے اسے تسلی دی۔ تبھی اسٹیج کی سیڑھیاں چڑھتے نوال کو اپنی وہی سہیلیاں نظر آئی، فریحہ، ندا، سائمہ اور باقی کو۔ وہ سب خوش اور بند سفر کر آئی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک تجسس تھا، ایک عجیب سی کھوج تھی۔ وہ یہ جاننے کے لیے بیتاب تھی کہ ان کی کہانیوں کا نوال پر کیا اثر ہوا ہے۔ ابراج انہیں دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ویلکم، آپ لوگ باتیں کریں، میں ذرا مہمانوں کو دیکھ لوں۔ ابراج سمجھداری سے سائڈ پر ہو گیا تھا تاکہ لڑکیاں کھل کر بات کر سکیں۔ جیسے ہی ابراج ہٹا، سہیلیاں نوال پر ٹوٹ پڑی تھیں۔ ہائے اللہ نوال، تم تو بچ گئی، میرا مطلب ہے بہت پیاری لگ رہی ہو۔ فریحہ نے اسے گلے لگایا تھا اور کہا۔ اس کی نظریں نوال کے چہرے پر کسی تکلیف یا غم کے آثار ہی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ کیسی؟ نیدا نے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ کل رات خیریت رہی نا؟ اس سوال نے گہرا سانس لیا اس پر۔ اس کے اندر کا خوف اب اعتماد میں بدل چکا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ کیسے ان لڑکیوں نے اس کا سکون برباد کیا تھا اور اب بدلہ لینے کا وقت تھا۔ نوال نے ایک ادائے بے نیازی سے اپنے بالوں کی لٹ تمس کی۔ اس کے چہرے پر ایک شرارتی اور خوابناک مسکراہٹ پھیل گئی۔ یار مت پوچھو، نوال نے ڈرامائی انداز میں آنکھیں گھمائی۔ تم لوگ تو بالکل غلط تھی۔ غلط؟ کیا مطلب؟ فریحہ حیران ہوئی۔ کیا کچھ بھی نہیں ہوا؟ ہوا نا، بہت کچھ، نوال نے سرگوشی کے سے انداز میں کہا، اور سب لڑکیاں اس کے قریب ہو گئی تاکہ کان لگا کر سن سکے۔ تم لوگوں نے کہا تھا کہ وہ غصے والے ہوں گے، درندے ہوں گے۔ نوال نے اپنی انگلی میں پہنی انگوٹھی کو گھماتے ہوئے کہا، لیکن ابراج، ہائے، وہ تو بالکل کسی رومانوی ناول کے ہیرو نکلے۔ کیا مطلب؟ سائمہ نے حیرت سے پوچھا۔ تمہیں پتہ ہے کل کتنی تیز بارش تھی؟ نوال نے کہانی شروع کی۔ میں نے ڈر کے مارے دروازہ لاک کر دیا تھا۔ میں سمجھا وہ دروازہ توڑ دیں گے، چیخیں گے، لیکن پتہ ہے انہوں نے کیا کیا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بارش میں بھیگتے ہوئے اپنی جان کی پرواہ کے بغیر دوسری منزل کی کھڑکی سے کود کر میرے کمرے میں آئے، بالکل کسی فلموں کی طرح۔ نوال نے فخر سے بتایا۔ ان کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے، باہر سے پانی ٹپک رہا تھا، ان کی آنکھوں میں اف خدایا، وہ غصہ نہیں تھا، ایک جنون تھا، ایک دیوانگی تھی، وہ بھی صرف میرے لیے۔ سہیلیوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے۔ کھڑکی سے اتنی بارش میں؟ نیدا نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، نوال نے مزید مرچ مسالہ لگایا۔ اور جب وہ اندر آئے تو میں ڈر رہی تھی، لیکن انہوں نے چھوا تک نہیں۔ وہ بس میرے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہا کہ نوال، جب تک تم نہیں جاؤ گی میں سانس بھی تمہاری مرضی سے ہی لوں گا۔ حالانکہ یہ ڈائلاگ تھوڑا مختلف تھا، لیکن نوال کو اب لبرٹی تو حاصل کرنی تھی۔ فریحہ کا چہرہ دیکھنے والا تھا، اس کی ساری خوفناک تھیوریز فیل ہو رہی تھی۔ پھر ایک اور دوست نے پوچھا، پھر کیا؟
नवाल ने शर्माते हुए नजरें झुकाई। उन्होंने मेरे गीले बाल अपने हाथों से सुखाए। उन्होंने मुझे अपने हाथों से पानी भी पिलाया। वो सारी रात मेरे पास बैठे सिर्फ मुझसे प्यार भरी बातें करते रहे, मेरी तारीफ करते रहे। उन्होंने कहा कि मैं उनके लिए कोई आम लड़की नहीं, एक शहजादी हूँ। नवाल ने फरीहा की तरफ देखा और मुस्कुराई। तुम कह रही थी ना, क्यों चीर फाड़ कर देंगे? फरीहा अबराज ने तो मेरे पैरों को भी हाथ लगाया और ऐसे कांच की गुड़िया को छू रहे हो जैसे। उन्होंने कहा कि मुझे कभी कांटा भी नहीं लगने देंगे। साइमा ने हसरत मेरी आह भरी। हाय किस्मत तो है तो ऐसी, हमें तो लगा था कि कोई विलन टाइप सीन होगा, ये तो शाहरुख खान निकला। नवाल हंस पड़ी। विलन नहीं हो, मेरे हीरो हैं। और सच बताओ, मुझे तो अपने किए पर अफसोस हो रहा था कि मैं ख्वामखा डर रही थी। इब्राज जैसा शौहर तो चराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलता, वो मुझ पर जान छिड़कते हैं। फरीहा को अपनी शिकस्त तस्लीम करनी पड़ी। चलो शुक्र है यार, हम तो तुम्हारी वजह से परेशान थे कि पता नहीं क्या हाल होगा, लेकिन लगता है कि इब्राज भाई वाकई बहुत मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ नहीं, बस आशिक है, नवाल ने फ़ख्र से कॉलर झाड़ने वाले अंदाज में कहा। तभी इब्राज वापस स्टेज पर आया। उसके हाथ में जूस का गिलास था। बातें ख़त्म हो गई? नवाल, ये जूस पी लो, तुमने सुबह से कुछ खास नहीं खाया ना? इब्राज ने सबके सामने गिलास नवाल के होंठों से लगा दिया। सहेलियाँ ये मंजर देखकर एक दूसरे को कौनियाँ मारने लगी। फरीहा ने खसियानी सी हंसी हंसते हुए कहा, अच्छा इब्राज भाई, हम चलते हैं, खाना लग गया है। नवाल तो वैसे ही आपकी गुन गा रही थी, अब ये सीन देखकर हमें यकीन भी आ गया है। अबराज ने मुस्कुराकर नवाल को देखा, जिसे देखकर आंख दबा रही थी। अबराज समझ गया कि उसकी बीवी ने कोई ज़रूर लंबी चौड़ी कहानी सुनाई है। अरे अभी कहाँ, तस्वीरें तो बना ले, अबराज ने खुश इखलाकी से कहा। जब सहेलियाँ जाने लगी तो नवाल ने अबराज के कान में सरगोशी की। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? मैंने उन्हें बता दिया है कि आप मुझ पर मरते हैं और खिड़की तोड़ कर आए थे। इब्राज हंस पड़ा। खिड़की तोड़कर? वाह भाई, चलो अच्छा है, मेरी धाक बैठ गई। लेकिन सच तो यह है बेगम कि झूठ तुमने एक भी नहीं बोला, मैं वाकई तुम पर मरता हूँ। उसने नवाल का हाथ अपने हाथ में ले लिया। कैमरे की फ्लैश चमकी और वो लम्हा हमेशा के लिए महफूज हो गया। नवाल की मुस्कुराहट में अब कोई खौफ नहीं था, सिर्फ एक सुकून और एक खूबसूरत मुस्तकबिल का यकीन था। 2 साल बाद इतवार की दोपहर थी और अबराज के घर के लाउंज इस वक्त किसी प्ले लैंड का मंजर पेश कर रहा था। फर्श पर हर तरफ खिलौने बिखरे हुए थे। कहीं रंग बिरंगी गेंदें थी तो कहीं गुड़िया और कहीं ब्लॉक्स। और इन खिलौनों के बीचों बीच शहर का नामूर बिजनेसमैन, संजीदा और रूपदार शख्सियत का मालिक इब्राज उस वक्त कलीन पर घुटनों के बल बैठा गोरा बना हुआ था। उसकी पीठ पर 1 साल की नन्ही पड़ी मिराल इब्राज सवार थी। चलो मेरे घर घोड़े, टिक टिक टिक। अबराज ने अपनी बेटी को हंसाने के लिए अजीब सी आवाज़ें निकाली। मिराल ने अपनी दूतली जुबान में किलकारियाँ मारी और अपने नन्हे मुन्ने हाथों से अबराज के बालों को मुट्ठी में भरकर खींचा। आह, आराम से शहजादी, बाबा के बाल हैं, लगाम नहीं। इब्राज ने हंसते हुए दहाई दी, लेकिन उसके लहजे में दर्द से ज़्यादा लुत्फ था। किचन से चाय की ट्रे उठाए नवाल लाउंज में दाखिल हुई। 2 सालों में वो मज़ीद निखर गई थी। माँ बनने के बाद उसके चेहरे पर एक पुख्तगी और हल्की तरह का नूर आ गया था। उसने हल्के पीले रंग का सूट पहन रखा था और बालों को ढीले जोड़े में बांधा हुआ था। सामने का मंजर देखकर मुस्कुराने लगी, लेकिन फिर फौरन ही मजनूई खौफ की तारी कर ली। इब्राज, खुदा का खौफ करें, आपको डॉक्टर ने कमर का ख्याल रखने को कहा है और आप पिछले 1 घंटे से घोड़ा बने हुए हैं। नवाल ने ट्रे मेज पर रखी और कमर पर हाथ रख के उन्हें देखने लगी। इब्राज ने गर्दन मोड़ कर नवाल को देखा, लेकिन घोड़े वाली पोजीशन नहीं छोड़ी। बेगम, आपको नहीं पता, ये मेरे बॉस का हुक्म है। अगर मैंने हुक्म अदुली की तो ये मुझे नौकरी से निकाल देंगी। इब्राज ने पीठ पर बैठी मिराल की तरफ इशारा किया। मिराल ने माँ को देखा और जोश से हाथ मारने लगी। मामा? हाँ मामा की चमची। नवाल ने आगे बढ़कर मिराल को इब्राज की पीठ से उतारा। चलो बस करो, अब बाबा थक गया है। मिराल ने उतरते हुए एहतजाज ढूंढना शुरू कर दिया। वो दोबारा इब्राज की तरफ हाथ बढ़ाने लगी। बाबा बा। इब्राज फौरन सीधा होकर बैठ गया और मिराल को दोबारा गोद में उठा लिया। अरे मेरी गुड़िया क्यों रो रही है? आओ बाबा के पास। मामा तो है ही जाली, हमें खेलने ही नहीं देती। उसने मिराल को की गालों पर प्यार की बौछार कर दी। मिराल फौरन चुप हो गई और फातिना अंदाज में अपनी माँ को देखने लगी। नवाल ने चाय का कप इब्राज की तरफ बढ़ाया और मुंह बतोड़ते हुए सोफे पर बैठ गई। देख रहे हैं आप इसकी चालाकियाँ? नवाल ने शिकवा किया। सारा दिन मुझे तंग कर दिया। मजाल है जो मेरे पास टिक कर बैठ जाए, और जैसे ही आप घर आते हैं ना, ये ऐसे मासूम बच जाती है जैसे दुनिया की सबसे शरीफ बच्ची हो। इब्राहिम ने चाय का घूंट भरा और एक हाथ से मिराल को भी सीने से लगाए रखा।
تو جلن کیوں ہو رہی ہے مسز ابراج؟ ابراج نے شرارت سے آنکھ ماری. مان لے کہ بیٹی باپ کی ہوتی ہے. جلن؟ اور مجھے؟ نوال نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا. میں کیوں جلنے لگی بلا؟ میں تو بس آپ کی صحت کا سوچ رہی تھی. اچھا جی. ابراج نے کپ میز پر رکھا اور تھوڑا سا نوال کی طرف کھسکا. تو یہ جو ماتھے پر تیوریاں چڑھی ہیں یہ کس نے ہیں؟ نوال نے رخ موڑ لیا. مجھے کیا پتا. ویسے بھی جب سے میرا لائی ہے اب تو جیسے مجھے وہ ہی گئے. پہلے گھر آتے ہی آوازیں دیتے تھے نوال کہاں ہے اور اب میرال کہاں ہے. میری شہزادی جاگ رہی ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ میں اس گھر میں صرف فرنیچر کی ڈسٹنگ اور چائے بنانے کے لیے رہ گئی ہوں. اس کے لہجے میں چھپا ہوا مان اور پیار بڑا شکوہ ابراج سے چھپا نہ ہے. ابراج ہنس پڑا. اسے میرال کو کریم پر کھلونوں کے پاس بٹھا خود نوال کے پاس قریب آ گیا. تو میری بیگم کو سوکن سے مسئلہ ہو رہا ہے؟ اس نے نوال کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا. سوکن تو ہے ہی میری. نوال نے میرال کی طرف دیکھا جو پلاسٹک کے بطخ کو منہ میں ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی. دیکھیے ذرا کیسے آپ پر قبضہ کر لیا ہے. مجھے تو آپ کے قریب بھی نہیں آنے دیتی. رات کو بھی آپ کے سینے پر سوتی ہے. مجھے جگہ ہی نہیں ملتی. ابراج نے نربے سے نوال کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا. نوال میری آنکھوں میں دیکھو. نوال نے نظریں اٹھائی تو وہاں وہی محبت تھی جو 2 سال پہلے بارش والی رات اس نے دیکھی تھی. بلکہ اب وہ محبت پہلے سے کہیں زیادہ گہری اور شفاف تھی. تمہیں لگتا ہے کہ اس چھوٹی سی جان نے تمہاری جگہ لے لی؟ ابراج نے سنجیدگی سے پوچھا. لگتا تو ایسا ہی ہے. نوال نے دبی ہوئی آواز میں کہا. پاگل لڑکی. ابراج مسکرایا. یہ میرال یہ جو ہمارے سامنے کھیل رہی ہے یہ کون ہے؟ یہ ہماری محبت کی نشانی اور تم ہو نوال. اس کی آنکھیں دیکھو بالکل تمہارے جیسی ہے. اس کی مسکراہٹ اس کا غصہ سب تم جیسا ہے. جب میں اسے پیار کرتا ہوں تو اصل میں تمہیں ہی پیار کر رہا ہوتا ہوں. نوال کا دل پگھلنے لگا. اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی. سچ؟ اسے بچوں کی طرح پوچھا. 16 آنے سچ. ابراج نے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا. تم میری ملکہ ہو اور وہ شہزادی. اور بادشاہ کی سلطنت ملکہ بیگ کے بغیر ویران ہوتی ہے. میرال میرے جگر کا ٹکڑا ہے لیکن تم میری دھڑکن ہو نوال. اگر تم نہ ہوتی تو یہ خوشیاں یہ رونق یہ سکون کچھ بھی نہ ہوتا. نوال کی آنکھوں سے خوشی کا ایک آنسو ٹپک پڑا. وہ جذباتی ہو گئی تھی. آئی لو یو ابراج. اب دنیا کے بہترین شوہر اور بہترین باپ ہے اور تم دنیا کی بہترین بیوی اور ڈرامے باز ماں ہو. ابراج نے اسے چھیڑا. نوال نے ہنس کر اس کے کندھے پر ہاتھ مارا تھا. میں ڈرامے باز نہیں ہوں. اچھا تو یہ جو ابھی ہائی میں لٹ کے برباد ہوئی والا سین چل رہا تھا یہ کیا تھا؟ ابراج نے کہکا لگایا. اسی اسنا میں میرال جسے شاید نظر انداز کیا جانا پسند نہیں آیا تھا گھٹنوں کے بل چلتی کوئی آئی اور دونوں کے درمیان میں گھسنے کی کوشش کی. بابا اسے ابراج کی ٹانگ کھینچی. ابراج اور نوال دونوں ہنس پڑے. ابراج نے جھک کر میرال کو اٹھایا اور اسے نوال کی گود میں ڈال دیا. یہ لو بھائی تمہاری دشمن آ گئی. اب تم دونوں ماں بیٹی فیصلہ کر لو کہ ابراج کس کا ہے. نوال نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور اس کے ماتھے کا چوما. یہ میری ہے صرف میری. میں نے اسے 9 مہینے اپنے اندر پالا ہے. اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں. اس پر پہلا حق میرا ہے. کیوں میرا؟ میرال نے جیسے بات سمجھ لی ہو اسے اپنی چھوٹی چھوٹی باہیں نوال کے گلے میں ڈال دی تھی اور سر رکھ دیا تھا. ابراج یہ منظر دیکھ کر بھوت رہ گیا تھا. اس کی دنیا سمٹ کر ان 2 وجودوں میں آ گئی تھی. ویسے نوال ابراج نے صوفے کے پوسٹ سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا. تمہیں یاد ہے وہ پہلی رات جب تم نے دروازہ بند کر لیا تھا؟ نوال شرما گئی. پلیز ابراج اب تو بھول جائیں اس بات کو. میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ ابراج کی آنکھوں میں شرارت تھی. اگر میں اس رات کھڑکی نہ توڑتا تو آج یہ ننھی منی کھڑکی توڑنے والی ہمارے پاس نہ ہوتی. نوال کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی. شکر ہے آپ ضدی تھے ورنہ میں تو ڈرپوک تھی. ڈرپوک تو تم اب بھی ہو. یاد ہے کل رات جب لائٹ کے چلی گئی تھی تو کیسے چیخ کر میرے ساتھ آپ لگ گئی تھی. وہ تو اچانک اندھیرا ہو گیا تھا نا. نوال نے صفائی پیش کی. ہاں ہاں سب پتہ ہے مجھے. ابراج نے اٹھ کر نوال اور میرال دونوں کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا. شام گہری ہوتی تھی. کھڑکی کے باہر سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی. کمرے میں سکون تھا محبت تھی اور ایک مکمل خاندان کی خوشبو تھی. نوال نے سر اٹھا کر ابراج کو دیکھا. اس کے دل میں اللہ کا بے انتہا شکر تھا. کہا وہ خوفزدہ لڑکی جو شادی کے نام سے کانپتی تھی اور کہا آج کی پرسکون عورت جو اپنی محبت کے سائے میں محفوظ تھی. ابراج نے صرف محبت نہیں دی تھی بلکہ اسے خود پر یقین کرنا سکھایا تھا. اسے ثابت کر دیا تھا کہ مرد اگر چاہے تو عورت کے لیے دنیا کو جنت بنا سکتا ہے. ابراج جی جانم کبھی مجھے چھوڑیں گی تو نہیں نا؟ ابراج نے میرال کے سر پر ہاتھ رکھا پھر نوال کی آنکھوں میں دیکھا. نوال سانس چھوٹ سکتی ہے لیکن ساتھ نہیں.
یہ وعدہ اس رات بھی کیا تھا اور آج بھی کر رہا ہوں. ہم تینوں ایک اکائی ہیں. نوال نے اطمینان سے آنکھیں موندی. میرال ان دونوں کے درمیان ہنستی کھیلتی رہی اور زندگی اسی طرح خوبصورت لمحوں کے ساتھ آگے بڑھتی رہی.